हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम राज है और आज मैं बात करूंगा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम और उड़ान स्कीम पे। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया था। 2017 में ये पूरी तरह से लागू की गई थी। उड़ान स्कीम और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत जो आपका 1 घंटे का फ्लाइट था वो 2500 रुपये था। फ्लाइट की टिकट 2500 रुपये थी। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में बड़े शहरों को छोटे शहरों से जोड़ा गया था। इसके तहत नई एयरपोर्ट्स तो नहीं बनाई गई, लेकिन जो पुराने एयरपोर्ट्स थे जो यूज़ में नहीं आ रहे थे, एयर स्ट्रिप्स थे, उनको 50 से 100 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च कर कर उसे वापस से बनाया और उसे रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट के ज़रिए बड़े शहरों को जोड़ा। जैसे आप देख सकते हैं, जो रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट्स थे वहाँ पर बड़े बड़े लॉन्ज नहीं होते, बस बेसिक सुविधाएं होती है। जैसे एटीसी होती है, एक टर्मिनल बिल्डिंग होती है और रनवे होता है और कुछ बेसिक सुविधाएं वहाँ पर मौजूद होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा वाइबिलिटी गैप फंडिंग टू एयरलाइन ऑपरेटर्स को सरकार देती है। मतलब एक जो मान लीजिए कभी भी एयरलाइंस छोटे शहरों में फ़्लाइट्स को नहीं चलाना चाहती क्योंकि वहाँ उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलता, तो सर एयरलाइंस को प्रॉफिट देने के लिए सरकार ने ऐसा किया है कि जो भी वो वहाँ पर मान लीजिए खाली सीटें बच गई या भी जो टिकट के प्राइस उन्होंने कम की है 2500 रुपये पर आवर, उसमें जो भी उनको लॉस हो रहा है वो सरकार सब्सिडी के द्वारा उस लॉस को कवर करती है। रीजनल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उन्हीं स्टेट्स में है जो स्टेट्स इस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को सक्सेसफुल बनाने में मदद करते हैं। जैसा कि वैट ऑन एटीएफ, जो वैल्यू एडेड टैक्सेस होती है, एटीएफ एयर टरबाइन फ्यूल जो इंजन्स में डाले जाते हैं, उस पर अगर वो 1% या उससे कम टैक्स लगा रही है तभी उस स्टेट गवर्नमेंट में के जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत एयरपोर्ट्स बनाए जाते हैं। आप जब देखिएगा तो जो 20% ऑफ बीजीएफ है, 20% ऑफ बीजीएफ मतलब वैल्यू गैप जो फंडिंग होती है ना, वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट कवर नहीं करती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी 20% कंट्रीब्यूट करती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट 20% कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं होगी तो फिर उस स्टेट में सरकार रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत एयरपोर्ट को नहीं बनाएगी। कंसेशन बाय स्टेक होल्डर्स क्या होता है, कभी कभी जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका एयरपोर्ट बन रहा है और वहाँ पर एयरलाइन सर्विस शुरू हुई है, तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए फ्यूल कंपनीज हो गई, एजेंसीज हो गई, सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, वो भी क्या करते हैं, अपने टैक्सेस, अपने जो सर्विस चार्जेस होती है उससे कम रखते हैं जिससे एयरलाइंस को प्रॉफिट हो सके। दूसरी बात है, देयर विल बी नो एयरपोर्ट चार्जेस। जो भी रीजनल कनेक्टिविटी एयर स्कीम के तहत एयरपोर्ट्स है, वहाँ पर जो भी एयरलाइंस लैंड या टेक ऑफ करती है या पार्क करती है, उन्हें कोई भी एयरपोर्ट चार्जेस नहीं देने होते। रिड्यूस सर्विस टैक्स ऑन टिकट्स ऑन 10% ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू फॉर 1 ईयर इनिशियली। रिड्यूस सर्विस टैक्स, जो टिकट पर सर्विस टैक्स लगती है सरकार के तहत, उसे भी 1 साल के लिए बहुत कम कर दिया जाता है। रिड्यूस एक्साइज ड्यूटी ऑफ 2% ऑन एटीएफ पिक्ड एट आरसीएस एयरपोर्ट। जितने भी आरसीएस एयरपोर्ट है यानी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत जो एयरपोर्ट्स है, वहाँ पे जो एक्साइज ड्यूटी लग रही है एटीएफ पे, वो 2% के आसपास होती है, रिड्यूस कर दी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड पुलिस एंड फायर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कंसेशनल रेट्स फॉर अदर यूटिलिटीज़। जो भी स्टेट गवर्नमेंट में आरसीएस के तहत एयरपोर्ट्स बनते हैं, उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो उन्हें फ्री फायर सर्विस और पुलिस प्रोवाइड करती है, जिसके तहत एयरलाइंस को खुद का फायर सर्विस या एयरपोर्ट को फायर सर्विस खुद का नहीं रखना पड़ता है, वो बाहर स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जिससे उनको प्रॉफिट होता है। क्रिएशन ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी फंड फॉर बीजीएफ थ्रू ए स्मॉल लेवी डिपार्चर ऑन ऑल डोमेस्टिक फ्लाइट्स अदर देन कैट टू ए रूट्स, आरसीएस रूट्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट बिलो 80 सीट्स एट अ रेट ऑफ एज डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत जो भी एयरपोर्ट्स पे फ्लाइट्स लैंड हो रहे हैं या टेक ऑफ हो रहे हैं, तो जो एयरलाइन कंपनी की एयरक्राफ्ट है उसकी मैक्सिमम सीट 80 होती है। 80 सीट्स के तहत 80 सीट जिसके एयरक्राफ्ट में होगी, अगर उससे ज़्यादा नहीं है तो ही आरसीएस के तहत सरकार उन्हें सब्सिडीज़ और अन्य लाभ देती है। BGF to be shared between MOCA and state government in the ratio of 80-20 for the north eastern states and the ratio is 90-30। मतलब जो VGF का शेयर है बिटवीन मोका और स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड करता है। जैसे 80-20 मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और स्टेट गवर्नमेंट कितना सब्सिडी देगी, बीजीएफ देगी, तो 80% देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और 20% देती है स्टेट गवर्नमेंट। आइए इसके बाद उड़ान स्कीम पे कुछ और बातें करते हैं। जब आप उड़ान स्कीम पे कुछ और बातें करेंगे तो उसमें
जो उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। जब हमारे देश के विजनरी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ान स्कीम लाया तो उनका एक ही सपना था, उड़े देश का आम नागरिक। हर नागरिक जो देश में हवाई सफ़र करना चाहता है वो फ्लाई कर सके। ऐसा ही सपना सर गोपीनाथ ने जब एक एयर डेक्कन को 2003 में लॉन्च किया था तब देखा था। उन्होंने 1 रुपये में ही देश के हर नागरिक को हवाई सफ़र करने की सुविधा दी थी। इसलिए सर गोपीनाथ को आज भी हम लोग याद करते हैं। उड़ान स्कीम के तहत पहला इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो मेक एयर ट्रेवल अफोर्डेबल एंड कनेक्ट, एंड फर्स्ट फ्लाइट जो उड़ान स्कीम से उड़ी थी वो 27 अप्रैल 2017 में शिमला से दिल्ली के लिए थी। और की फीचर्स की बात करें तो वायबिलिटी गैप फंडिंग जो हमने बात की, BGF जो सब्सिडी सरकार देती है, फेयर कैप जो 2500 फॉर 1 आवर फ्लाइट के लिए होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वॉल्व सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट ऑपरेटर, सब मिलकर इस पर काम करते हैं। और हम इस पर जाएंगे, जानकारी लेंगे। तो हम जानते हैं कि पहले जो एयरपोर्ट्स पे आप जाते थे तो जो आप स्नैक्स लेते थे, चाय लेते थे या कॉफ़ी लेते थे तो कितनी महंगी मिलती थी। बट इसके बाद पार्लियामेंट में बहुत डिबेट हुआ इसको लेकर। उसके बाद उड़ान स्कीम के तहत ही उड़ान यात्री कैफ़े शुरू की गई। आज आप एयरपोर्ट पे जाइएगा तो आपको चाय 10 रुपये में मिल जाएगी, कॉफ़ी 20 रुपये में मिल जाएगी, स्नैक्स भी 30-40 रुपये में आपको मिल जाएंगी। ये सुविधाएं हर एयरपोर्ट पे अभी मौजूद नहीं है, धीरे धीरे ये बढ़ रही है, बट अभी मेजर एयरपोर्ट्स पे ये सुविधाएं मौजूद हैं। अभी एक स्टेटमेंट आया है हमारे इस मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन राम मोहन नायडू के द्वारा। जो एयर इंडिया है वो 3 तरह की फ़्लाइट्स उड़ाती है, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एलायंस एयर। एयर इंडिया जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉन्ग हॉल फ्लाई के लिए होती है। एयर इंडिया एक्सप्रेस शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स के लिए होती है। शॉर्ट हॉल और लॉन्ग हॉल का मतलब होता है लंबी दूरी और छोटी दूरी। एलायंस एयर छोटी दूरियों के लिए चलती है जो उड़ान स्कीम के तहत होती है, और ये बैकबोन का काम कर रही है उड़ान स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आगे हम बात करेंगे, उड़ान स्कीम टाइम टू टाइम अपडेट होती रही है। उड़ान स्कीम 1.0 2017 में आया, उस समय 128 रूट्स 17 एयरपोर्ट्स कनेक्ट किए गए। उड़ान 2.0 2018 में आया जिसमें 73 न्यू एयरपोर्ट्स को ऐड किया गया। उड़ान 3.0 2019 में आया जिसके तहत सी प्लेन रूट्स को प्रमोट किया गया टूरिज्म के लिए। उसके बाद उड़ान 4.0 2020 में आया जिसमें फोकस्ड ऑन हिली आइलैंड्स, मोर हेलीकॉप्टर्स रूट्स, केदारनाथ, माता वैष्णो देवी धाम। आज आप आजकल सुनते होंगे कि केदारनाथ में भी हेलीकॉप्टर की सुविधा है, वैष्णो देवी धाम में भी आपको हेलीकॉप्टर्स की सुविधा है। तो ये उड़ान स्कीम का ही एक सक्सेसफुल परिणाम है। उड़ान 5.0 के तहत कुछ और बदलाव इसमें किए गए, कुछ अन्य रूट्स को जोड़े गए। उसके बाद आप बात करेंगे तो लास्ट में मैं एक बात इसमें जोड़ूंगा। देखिए, उड़ान स्कीम अगर बढ़ रहा है, उड़ान स्कीम अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है ना, RCS रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ रही है। रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो जो एयरपोर्ट्स हैं उनको जब शुरू किया जाएगा तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। आप जानते होंगे कि एयरपोर्ट पर ATC की जॉब होती है, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट की जॉब होती है, टर्मिनल मैनेजर की जॉब होती है, एयर ऑपरेशनल मैनेजर की जॉब होती है, क्रू मेंबर्स होते हैं, पायलट्स होते हैं, अदर स्टाफ्स होते हैं। तो एक जॉब क्रिएशन का भी काम उड़ान स्कीम के तहत किया जा रहा है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का विज़न ही यही है जो मैंने शुरुआत में कहा था, इवन अ पर्सन वियरिंग अ स्लीपर शुड बी एबल टू अफोर्ड एयर ट्रेवल। चप्पल पहनने वाले भी व्यक्ति हवाई सफ़र पर जा सके, यही उनका सपना है। थैंक यू। एविएशन से जुड़े और खबरों के लिए और जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।